नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुधवार को देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी ने सभी मंत्रियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वहीं बैठक में 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट में अग्निवीरों को उत्तराखंड के पुलिस, गृह और वन विभाग में 10% 36 आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। साथ ही उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। उद्योग के लिए मिलने वाली जमीन में 5% जमीन पर सर्विस सेक्टर स्थापित करना होगा, जिसे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने को लेकर भी संशोधन हुआ है। सहकारिता विभाग के नियमावली में भी बदलाव किया गया है। क्लास हमने लिया वो अग्निवीर के जो हमारे भाई बहन हैं जो आर्मी से अब रिटायर हुए हैं, उनके लिए एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर जो सरकारी हमारे सेटअप्स हैं उसमें जितने सर्विस उन्होंने वहाँ पर दी है उतना एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर उनको प्रावधान किया है। आपको बता दें कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को मंजूरी मिल गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की नियमावली मंजूर की गई है। कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव इस दौरान आए हैं। धामी कैबिनेट की सचिवालय में बुधवार को बैठक हुई, जिसमें 26 प्रस्ताव आए गए हैं। साथ ही धर्मांतरण कानून को और सख्त किया जाएगा, इसको लेकर बात की गई। बैठक में 26 प्रस्ताव आए हैं। धर्मांतरण कानून को और सख्त किया जाएगा। आपको बता दें कि सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 26 प्रस्ताव आए हैं। साथ ही धर्मांतरण कानून को और सख्त किया जाएगा। अग्निवीरों को लेकर भी जो मंजूरी मिली है, 10% 36 आरक्षण की मंजूरी इस दौरान मिली है। 26 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आए हैं। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 37 आरक्षण दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, बैठक में कितने प्रस्ताव आए और किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है? देखिए सीखा, जिस पर देखा जाए कि आज कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक करीब 1.5 घंटा तक चली और उसमें 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो अग्निवीरों को लेकर महत्वपूर्ण इसमें माना जा रहा है कि प्रदेश में पुलिस हो, गृह विभाग हो, फॉरेस्ट्री हो, उसमें सीधी तौर पर भर्ती की जाएगी। 10% का जो है सीधे आरक्षण जो है इसमें देने की बात की गई है। कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया कि 2026 में 850 अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे तो उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त करने पर जो है सरकार ने मंजूरी दी है। सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी मंजूरी मिली है। उद्योग निर्माण नियमावली को भी मंजूरी दी गई है और औद्योगिक क्षेत्र में 5% क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने की नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इन निर्णयों पर मोहर लगाने और नीतियों की नियमावली पर संशोधन किया गया है। वही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति देते हुए 310 करोड़ के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार जो है 22 करोड़ देगी। यानी कि देखा जाए तो इस तरह के 26 प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आए थे, जिनको जो है सर्वसम्मति से पास किया गया। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। वहीं दूसरी खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान कई कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। परेड ग्राउंड से गांधी पार्क तक इस यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में तिरंगा यात्रा इस दौरान की। तिरंगा को लेकर उन्होंने तिरंगा यात्रा की है। इस दौरान कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता नेता इस रैली में मौजूद हैं। बता दें कि देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर तिरंगा को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान कई गणमान्य लोग सीएम धामी के साथ मौजूद हैं। बीजेपी के नेता मौजूद हैं।
चलो पीछे चलो, थोड़ा थोड़ा पीछे चलते रहो। ओ भाई बीच में आते हैं। देहरादून में नशा मुक्ति अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने हरित सौंदर्यीकरण की सौगात कार्यक्रम में शिरकत कर योगा पार्क और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काओ, मेयर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग लड़नी होगी, क्योंकि नशा नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा भाइयों बहनों। और हमारा सपना ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का है, इसको हम सबको पूरा करना है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 203 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री भी जब्त की गई है। आज इस अवसर पर मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें और अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबार और इससे होने वाले कमाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए नशा मुक्त उत्तराखंड से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। यह युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना हो, इसी क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदा नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना पर भी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक आध महीने के अंदर ही जो हमारा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का काम है वो अब पूरा होने वाला है। उसका पूरा होते ही देहरादून शहर में आने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है और देहरादून दिल्ली की जो दूरी है मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने के लिए बनकर तैयार हो गया है, जल्दी ही उसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि देहरादून की जो हमारी आवागमन की सुविधा है वो अच्छी हो, जाम इत्यादि की समस्या से लोगों को परेशान न होना पड़े। उसके लिए हम एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए अगले ध्यान में रखते हुए उस योजना को बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा करती है। अभी हमारे
आदरणीय विधायक काऊ जी ने आप सबके सामने कहा कि पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हुई है और यहाँ भी अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सभी को मालूम है कि ये बरसात प्राकृतिक है, जिसे न हम रोक सकते हैं और न ही विपक्ष रोक सकता है। लेकिन बरसात का पानी देखकर कुछ लोग फिर से चुनावी नावों पर सवार हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि बरसात से लड़ना सरकार का काम है, लेकिन बरसात का बहाना बनाकर विकास को बदनाम करना विपक्ष का पुराना शौक है। प्रदेश की जनता जानती है कौन धरातल पर उतर कर कार्य कर रहा है, समस्याएं आने पर उनके समाधान के लिए कौन प्रयास कर रहा है, कौन ग्राउंड जीरो पर होते हैं, कौन आपदाओं में लोगों के साथ खड़े होते हैं और कौन सिर्फ कीचड़ उछालने में माहिर हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम चुनौतियों का सामना भी करेंगे और विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। किसी भी कीमत पर हम विकास को रुकने नहीं देंगे। जैसा अभी मेयर साहब ने भी यहाँ पर कहा कि बहुत सारी जल निकासी की योजनाएं बनाई जा रही और हमारे काऊ भाई अभी मुझे ड्रेनेज के बारे में कह रहे थे और हम एक बृहद स्तर पर ड्रेनेज के स्थायी समाधान के लिए भी काम कर रहे हैं कि देहरादून शहर में स्थायी रूप से ड्रेनेज का काम हो। बरसात थमेगी भाइयों बहनों, पानी उतर जाएगा, लेकिन ये विपक्ष की ओछी राजनीति का स्तर कभी कम नहीं होगा। उत्तरकाशी में आई आपदा के दौरान बीजेपी ने अपने नेताओं को फील्ड में उतारा है, साथ ही आरएसएस ने भी ग्राउंड पर मोर्चा संभाला है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि बीजेपी लोगों के बीच ग्राउंड पर उतरकर काम कर रही है। वहीं तिरंगा यात्रा और पंचायत चुनाव के मुद्दों पर भी बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने हॉर्नबिल टीवी से की खास बातचीत। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, जिस तरह से आपदा आई और ऐसे में आप लोगों ने मोर्चा संभाला, किस तरह से अपने नेताओं को आपने जिम्मेदारी दी और किस तरह से पहुंचे भी वहां पर? उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को जो भीषण आपदा आई है, वो आपदा एक अत्यंत दुखद घटना हुई है और जैसा प्रशासन की जानकारी के अनुसार लगभग 60-70 लोग उसमें दबे होने की संभावना है और 6 डेड बॉडी वहाँ पर मिल चुकी हैं। तो इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार राहत और बचाव के कार्य हो रहे हैं। वहाँ 2-3 मुख्य चैलेंजेस थे। एक तो जो मुख्य मार्ग है, सड़क मार्ग, वो काफ़ी जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका जो एक बड़ा स्पॉट था लिमचा गार्ड, वहाँ पर एक वैली ब्रिज बनने की बात थी। वो वैली ब्रिज भी बीआरओ ने बंगाल इंजीनियरिंग की मदद से तैयार करके अब उसमें गाड़ियाँ चलने लग गई हैं। अभी 2 स्पॉट अभी बचे हुए हैं जहाँ पर बीआरओ उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ में मिल करके उसको चालू करने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि 2-1 दिन के भीतर भीतर धराली तक गाड़ी जाने की स्थिति बन जाएगी। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि उस आपदा के कारण बिजली की लाइनें बह गई थी और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण से कनेक्टिविटी बिल्कुल एकदम से ठप हो गई थी, लाइट भी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो वहाँ भी विद्युत विभाग के द्वारा उस लाइन को चालू करके वहाँ विद्युत की सप्लाई भी प्रॉपर हो गई है और कनेक्टिविटी भी वहाँ पर प्रारंभ हो गई है। ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा चुनौती की थी। बाकी जो लोग वहाँ पर दबे हैं, ऐसे दबे लोगों की तलाश अब धीरे धीरे हमारी टीम, क्योंकि वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों काम कर रही हैं और भी एजेंसियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो सब नीचे मलबे के नीचे दबे होंगे उनको निकालने का भी काम हमारी टीमों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासन की चुस्त दुरुस्त कार्रवाई के कारण वहाँ स्थिति अब सामान्य हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार 3 दिन तक उत्तरकाशी जिले में रहे और 2 बार वो ग्राउंड जीरो पर जा कर के उन्होंने सभी एजेंसियों को, सभी काम करने वाले लोगों को दिशा निर्देश दिए और उनके दिशा निर्देशों का परिणाम ये रहा कि आज वहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है। और अब जो लॉन्ग टर्म के जो प्लान है, दीर्घकालिक जो योजना है, उस दीर्घकालिक योजना पर वहाँ पर काम प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की आपदा कहीं ना आए, क्योंकि दैवीय आपदा का कोई वो नहीं है। तो अब स्थिति लगभग सामान्य हो गई। बस अब बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह से मोर्चा संभाला, किस तरह से आपकी ओर से निर्देशित भी किया गया था बीजेपी के जो नेतागण हैं उनको? मौके पर हरसिल और धराली गांव में
हमारे जो उस क्षेत्र के विधायक हैं सुरेश चौहान जी, हमारे पूर्व विधायक हैं विजयपाल सिंह सजवाण जी, और हमारे लगभग 20 कार्यकर्ताओं की जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल महामंत्री हैं, जिले के पदाधिकारी, ऐसे 20-22 कार्यकर्ता वहाँ लगातार लगे रहे। और जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको खाद्य सामग्री पहुँचाने से लेकर के दैनिक उपयोग की सामग्री तक पहुँचाने का काम उन्होंने किया। और इसी के साथ में संघ की भी एक टोली, कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की टोली लगातार वहाँ काम करती रही, अभी भी वहाँ काम कर रही है। और जो वहाँ, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, सामान जाने की अभी दिक्कत है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सामान वहाँ पहुँच रहा है उसको प्रॉपर घर घर तक पहुँचाने का काम, जैसे लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती पहुँचाने का काम, और अन्य प्रकार की जो भी सामान की वहाँ आवश्यकता थी उस सभी सामान को वहाँ पहुँचाने का काम हमारी टीम ने वहाँ पर किया। वैसे पंचायत चुनाव के लिए अब क्या कुछ रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं, अब आगे की क्या योजनाएं हैं अध्यक्षों को लेकर? देखिए, अब तो ये अंतिम पड़ाव है पंचायत चुनाव का। अभी तक जो 11 तारीख को नामांकन और 12 तारीख को नाम वापसी थी, इस दिन तक 5 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, और कल मतदान है और कल ही जो है गिनती भी होनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 90% से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जीतेगी, और ऐसे ही 90% से अधिक स्थानों पर हम लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का भरा हुआ ये चुनाव रहेगा। वैसे तिरंगा यात्रा आप लोग चला रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, किस तरह से अभियान ये चल भी रहा है और क्या कुछ पार्टी के नेता जुटे हुए हैं? तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण और निष्ठा का एक बहुत बड़ा पर्व है, और इसको हम विगत कई वर्षों से तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं। हर घर में, प्रत्येक घर घर में जो है तिरंगा, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक है, इसको हम लोग घर घर में लगाते हैं, और इसके लिए जन जागरण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे सभी पदाधिकारी जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाल करके, और तिरंगा के सम्मान में, तिरंगा से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने को जुड़ाव महसूस करे, अपने घर घर में तिरंगा लगाए, तो ये अभियान हमारा जो है वर्तमान में चल रहा है। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए आदित्य कोठारी जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि आपदाई घड़ी में किस तरह से कार्य किया गया और आगामी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। देवभूमि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव अब अंतिम मोड़ पर हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। कई जिलों में मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। विपक्षी खेमे में खामोशी है और बीजेपी ने एक के बाद एक बड़ी बाजी मारी है। 5 जिला पंचायत अध्यक्ष और 16 ब्लॉक प्रमुख बिना एक भी वोट पड़े सीधे निर्विरोध जीत गए हैं। अब निगाहें कल होने वाले मतदान पर हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही संपन्न हो गए हों, लेकिन अभी भी अग्नि परीक्षा दलों की जारी है। आपको बता दें कि 12 में से 5 जिला अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी के खेमे में हैं, जो कि पूरी तरह से निर्विरोध जीत करके आए हैं, और इसी के साथ ही ब्लॉक प्रमुख भी ये बताया जा रहा है कि 16 जो है वो जीतकर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि बीजेपी के ही हैं। ऐसे में अब लगातार ये जद्दोजहद भी है, क्योंकि कल 14 अगस्त को ये देखा भी जाएगा कि इसमें वोटिंग होगी, और ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने अध्यक्षों को भी चुनेंगे, जिसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारियां भी कर लिया। अलग अलग जो दल हैं वो इसमें जीत का दावा करते हुए भी नजर आने लगे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून के परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। एक और परेड ग्राउंड की रिहर्सल जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। को देश बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाता है। आज ही के दिन स्वतंत्रता मिली थी और इस दिन को बड़ा खास रूप में मनाया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। परेड ग्राउंड में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। परेड यहाँ पर रिहर्सल चल रही है, क्योंकि 15 अगस्त पर परेड सलामी देगी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। हालांकि व्यापक तौर पर जो तैयारियाँ हैं वो लगातार जारी हैं। पूरी तरह से मैदान को प्लेन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्थाएं ना बिगड़ें, उसके लिए भी
व्यवस्थाएं चौक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच करके जायज़ा भी ले चुके हैं और इसी के साथ ही अलग अलग तरह की स्टेजें भी लगाई गई हैं और सामने की ये जो स्टेज है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे और झंडारोहण करेंगे, साथ ही परेड की सलामी भी लेंगे और व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरी तरह से कर दी गई है। हालांकि अलग अलग तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। जो विधायक पहुँचेंगे, मंत्री पहुँचेंगे या फिर स्थानीय जनता जो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर पहुँचती है उसके लिए भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और शौचालय के लिए व्यवस्था की गई है, पानी के लिए व्यवस्था की है। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी तरह से 15 अगस्त की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं और 15 अगस्त को लेकर पूरा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।